संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो कानून की पेचीदगियों के बारे में बताते हैं और साथ ही यह बताते हैं जहां आपको लगता है कि आपके सामर्थ्य नहीं होने की वजह से, पैसे से कमज़ोर होने की वजह से आपको न्याय नहीं मिल सकता है, वहां भी न्याय के क्या रास्ते हो सकते हैं जिसमें कि एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा और आप किसी खास वर्ग से आते हैं जिसमें SC, ST, आपकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, महिला हैं, विकलांग हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वकील भी मिलेगा, आपके मुकदमे का खर्च भी मिलेगा। उसके अलावा कानून से ही नियम बनते हैं, विभाग बने हुए हैं जो भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत उसमें कई तरह के स्कीम्स चलते हैं। पहले हम आपको 10 स्कीम्स के बारे में बताते थे, जो गवर्नमेंट्स की 10 स्कीम्स हैं डेवलपमेंट की। उसमें कैसे आपका राइट बनता है। जब तक आप राइट नहीं जानेंगे तो राइट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकेंगे और ले नहीं सकेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि राइट जानिए। दूसरी बात ये कि आप कानून जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। कोर्ट यह मान करके चलता है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, कानून पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कानून की जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप मर्डर करते हैं, अगर आप मर्डर के लिए अटेम्प्ट लेते हैं तो आप पर 302, 307 की धारा लगेगी। अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो वो जो कानून है उसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। जैसे चुनाव के समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होता है कि अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे, अपने यहाँ कई तरह की सेवाएं हैं, बैंकिंग के अलावा बैंकिंग से मिलती जुलती सेवा है और वो है डाक विभाग की सेवा। हम क्या जानते हैं डाक विभाग के बारे में? इतना ही जानते हैं कि वहाँ चिट्ठियाँ आती जाती हैं। अब चिट्ठियों का ज़माना भी ख़त्म हो गया, अब तो कुरियर और स्पीड पोस्ट का ज़माना आ गया। पोस्ट कार्ड बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, अंतर्देशीय देखा नहीं होगा, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। पहले किसी ज़माने में तार हुआ करता था, चाहे ओला पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ आ जाए, वो तार उस समय उसके घर पहुंचना ही था। आमतौर पर अगर रेलवे डाक सेवा में डाल दिए 3 दिन में चिट्ठियाँ पहुँच जाती थी देश में कहीं किसी हिस्से में। यह हम लोग का अपना अनुभव रहा है। इसके अलावा बैंकिंग का काम भी पोस्टल सर्विसेज में होता है। डाक विभाग में जहाँ भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ आप जाएंगे तो क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए सेवानिवृत्त वरीय डाक अधीक्षक KD सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। ये बताएं कि पोस्टल सर्विस में पहले तो ये बताएं क्या क्या सेवा है डाक लाने ले जाने के अलावा। देखिए, भारतीय डाक विभाग, जैसा आप अभी आपने कहा कि बैंकिंग की तरह काम करती है, तो एक तरह से ये फुली बैंक ही है। पोस्ट ऑफिस के जो पहले समझते थे लोग कि चिट्ठी लाना ले जाना है और कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है, तो पब्लिक को ये, हमारी जनता को ये पता होनी चाहिए कि फुली बैंकिंग है। और इसमें एक कदम आगे ये है कि फुली डिजिटाइज्ड है। आज के समय में पूरी तरह से आप घर बैठे सारी सुविधाएं ले सकते हैं, बुकिंग से लेकर के पैसे निकालने जमा करने तक सब में थोड़ा बहुत एक नॉमिनल शुल्क है, सबका लिया जाता है। तो सिलसिलेवार तरीके से जैसा कि आपने प्रश्न आपका था कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, तो हमारा डाकघर का सबसे प्रचलित सेवा जो है स्पीड पोस्ट। आज भी, जैसे पहले आपने कहा कि 3 दिन में पहुंच जाता था देश के किसी भी कोने में, आज भी वो सेवा है। स्पीड पोस्ट आप कहीं भी भेज सकते हैं और आप गारंटेड सर्विस है वो। आपको 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स आपको पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचती है तो
उसके लिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जो उसमें कानूनन आपको मिलना है सुविधा, वो आपको सुविधा मिलेगी उसमें। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी लेटेस्ट, पहले भी था, दूसरे तरीके से था, अभी लेटेस्ट जो आप देखेंगे तो आप अपने स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग हर पॉइंट पे कर सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल पे। उसके लिए सिंपल सा एक मोबाइल ऐप आप पोस्ट इन्फो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो पोस्ट इन्फो किसी भी मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। आईफोन में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, दोनों जगह पे आपको उपलब्ध है। उसमें ट्रैकिंग की सुविधा दी हुई है। आप अपना एक कोड जो मिलता है स्पीड पोस्ट का, वो कोड आप उसमें डालें, नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, उसको आप डालें, आपको वो ट्रैकिंग बता देगा कि अभी कहाँ पे है। डिले का अगर पॉइंट कहीं आपको लग रहा है उसमें कि डिले हो रहा है, तो आप संबंधित डाकघर से जहाँ से आपने बुकिंग करवाया है या कोई उस डिवीज़न का, जिस डिवीज़न में, जिस मंडल में आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है, उसके मंडल कार्यालय के अधीक्षक से बात कर सकते हैं, या शिकायत निवारण कक्ष है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। चिट्ठी पत्री में आज भी चिट्ठी पत्री कम नहीं हुए हैं और सारे मिलते हैं। फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है सबका, लेकिन वैसे ही सब उपलब्ध है। सेवा और थोड़ी त्वरित हुई है। पहले जो मनी ऑर्डर का सिस्टम था, अभी वो मनी ऑर्डर का सिस्टम है कि नहीं? आज भी है। मनी ऑर्डर का सिस्टम आज भी है और वो डिजिटाइज्ड हो गया है। वो उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें आप एक फॉर्म भरते थे, उस सिस्टम में नहीं है। वो डिजिटाइज्ड ये हो गया है। IMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, उसका नाम हो गया है। आप यहाँ पे पैसा जमा कर दें, आपको कुछ भरना नहीं है, इंफॉर्मेशन कुछ देना होता है, आप इंफॉर्मेशन दें। किसको भेज रहे हैं आप? हाँ, कौन है भेजने वाला, कौन है, किसको भेज रहे हैं? बिल्कुल। तो आप भेज रहे हैं तो अपना पता तो बताएंगे ही, वो भरना नहीं रहता है, वहाँ डाक में बताएंगे लोग कि हाँ ये बताइए क्या भरना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहाँ पे मिल जाएगा उनको, सेम डे मिल जाता है। हाँ, सेम डे भी मिल जाता है, सेम डे भी मिल जाता है। शुल्क सबका अलग अलग है। नॉमिनल जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, तो उसका अलग से शुल्क है। और अगर इंस्टेंट वहाँ पे डिलीवर होना है, पेमेंट होना है, तो उसका अलग शुल्क है। इसमें फ़र्क क्या है? अगर फ़ोन से हम फ़ोन पे करते हैं या फ़ोन में बहुत तरह के विकल्प हैं, उस विकल्प से हम करते हैं और इससे करते, दोनों में फ़र्क क्या है? मूलतः फ़र्क क्या होगा? देखिए, मैं तो अपनी ही बात करूँगा। भारतीय डाक विभाग एक बहुत ही विश्वसनीय सेवा प्रदान करती है अपनी जनता को, अपने कस्टमर को, और फुल प्रूफ सेवा प्रदान करती है। जैसे आप सुनते होंगे या अनुभव होगा कि कहीं कोई वस्तु खो जाती है और उसका मुआवजा नहीं मिलता है या लॉस हो जाता है, तो जानकारी कम रहने के कारण या पोस्ट ऑफिस में जाने पे वहाँ जो काउंटर में बैठे हैं वो उस तरह से बताया उन्होंने नहीं, इसके कारण बीच में कुछ गैप हो जाता है, जिसके कारण ये सेवा बाधित हो जाती है, या जनता को या हमारे जो प्राप्तकर्ता हैं सुविधा का, उनको ये सेवा उस तरह से नहीं पार्सल मिल पाती। VPP की बात कर रहे हैं। जी जी जी। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति हैं जो भेज रहे हैं, मैं अपने सर्विस काल में जब था तो ये सब उदाहरण, ये सब समस्याएं आती थी, उसके आधार पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें सपोज कीजिए कि कोई भेज रहे हैं यहाँ से हैदराबाद कोई सामान, स्पीड पोस्ट में भेज रहे हैं या पार्सल में भेज रहे हैं या रजिस्ट्री में भेज रहे हैं, किसी भी तरीके से भेज रहे हैं, और जो चीज़ भेज रहे हैं, जो वस्तु भेज रहे हैं, उसकी कीमत है 10,000 रुपया, लेकिन वो सिंपली जाकर के बोले कि मुझे एक रजिस्ट्री करना है या स्पीड करना है या पार्सल करना है, कर दीजिए। जो काउंटर पर बैठा हुआ है हमारा कर्मचारी, वो भी बोला हाँ ठीक है कर देते हैं, कर दिया। इसमें थोड़ी सी जानकारी ये रखनी चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि मैं ये वस्तु भेज रहा हूँ, इसका ये वैल्यू है। आप जैसे ही वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरना होगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ, इसका ये कीमत है, और उसका एक शुल्क लगेगा प्रिस्क्राइब्ड। उस शुल्क अगर आप दे करके भेजते हैं डिक्लेयर करके 10,000 के सामान, और फर्ज कीजिए कि वो सामान गुम हो गया, रजिस्ट्री हो या पार्सल हो या स्पीड जो भी है, वो गुम हो गया कहीं, और फिर आप क्लेम करते हैं कि भाई हमारा तो गुम हो गया, हमको तो मिला नहीं,
तो 10,000 रुपया आपको डिपार्टमेंट वापस तो करेगी। रेलवे में जैसे सुविधा है कि रेलवे में अगर आपने बुक कराया तो बिल्कुल, वो तो उस तरह की बिल्कुल सुविधा है। बिल्कुल। और बैंकिंग सर्विस में क्या क्या है आपके यहाँ? बैंकिंग सर्विस तो भारतीय डाक विभाग का बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुविधाजनक है एज ऑन डेट, आज के समय में बहुत ही बढ़िया। इसमें करीब करीब 12-13 तरह की सुविधाएं हैं बचत बैंक में। सेविंग्स बैंक जो अमूमन जानते हैं, इसके अलावा आरडी है, टीडी है। टीडी 4 तरह के होते हैं। सुकन्या है बच्चियों के लिए, पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन्स स्कीम है। इस तरह से बहुत अच्छे स्कीम है। मैं सारे स्कीम के बारे में तो नहीं, अगर समय मिला तो और भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआती मैं आरडी रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। रेकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छी सुविधा है बचत के लिए डाकघर में, और ये हर नागरिक को, ये हर व्यक्ति को, बच्चे को भी करनी चाहिए। इसका फायदा ये है और इसमें सुविधा ये है कि आप 10 रुपये के गुणक में कम से कम 100 रुपये का अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर माइनर है, 18 साल से कम का है, सपोज करें कि 3 साल का बच्चा है, उसके नाम से खुलना है, या 5 साल का बच्चा है, उसको पॉकेट मनी मिलती है अपने माता पिता से और वो चाहता है खोलना, तो 100 रुपये का उसका भी खुलेगा गार्जियन के केयर ऑफ में। और जैसे ही वो एडल्ट होगा फिर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेगा। तो छोटी छोटी बचत करने से एक बड़ा बचत की आदत पड़ती है। इसमें मिनिमम 100 रुपया है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दूसरी सुविधा इसमें यह है कि सपोज करें कि आज आपको लगता है कि एक आरडी तो खुलवा लिया, अब क्या होगा, तो आप ये नंबर इसका जो है 1, 2, 3, 4 जितना ही चाहे उतना आरडी आप खुलवा सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अभी जो है अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह के बैंकिंग्स में फ्रॉड होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। खुमचा वाला है, बादाम बेचने वाला है, ठेला लगाने वाला है, उससे लोग जाकर के जमा कराते हैं कि ठीक है तुम्हारा दोगुना होगा, चौगुना हो जाएगा। तो आपके पोस्टल सर्विसेज में जहाँ डाकघर है, तो वहाँ कुछ इस तरह का लगा हुआ नहीं रहता, कोई बताने वाला नहीं रहता है। जैसे कि बैंक में आजकल हो गया है कि मे आई हेल्प यू, उस तरह का कोई जाए तो बताए कि आप प्राइवेट में जाने के बजाय, इसको आप नहीं जानते हैं, वो एक पर्ची लेकर के आता है, काट के दे देता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कल को आप क्लेम करने जाइए वो मिलता नहीं है, आज ऑफिस खुला परसों बंद हो गया। इस तरह की वो जा करके अपना पैसा जमा करा सके। नहीं, इसमें अपनी बचाव और इसकी जानकारी। आरडी जैसे आपने बताया ना कि रेकरिंग डिपॉजिट है, तो रेकरिंग डिपॉजिट में तो जरूर जाके जमा करा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसको जमा करने में। नहीं, मैं बताता हूँ इसका कैसे इसको करना है और कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं जो असुविधाएं होती है, जो फ्रॉड होते हैं, इस सब से। किसी भी पोस्ट ऑफिस में, हमारा पोस्ट ऑफिस तो बहुत सारे हैं, कहीं पे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और जैसे जीपीओ हमारा है, इसमें बहुत सारे स्टाफ हैं। तो मे आई हेल्प यू आपको जीपीओ में मिलेंगे, जो बड़े पोस्ट ऑफिस है उसमें आपको मिल जाएंगे। बड़े डाकघर में, छोटे डाकघर में तो वो खुद जो बंदा बैठा हुआ है, कर्मचारी हमारा, उनसे आप बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, वो आपको बताएंगे सारे चीज़। हो सकता है उनके पास समय के अभाव हो तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लें। ये इन सब चीज़ों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप अकाउंट खुलवा लेते हैं, पहली बार तो जाना पड़ेगा आपको पोस्ट ऑफिस एक अकाउंट खुलवाने के लिए। अगर आपने खुलवा लिया तो आपको एक पासबुक मिलेगा, ये आप सहेज करके रखें, और जब भी जाएं तो पासबुक में एंट्री जरूर करवाएं, और वो एंट्री 100% मशीन से होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी कहता है कि नहीं मेरा मशीन खराब हो गया, हाथ से कर देते हैं, ये अलाउड नहीं है कानून में, पोस्ट ऑफिस में। ये हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। कहीं भी जाएं, जो भी पैसा जमा करें, आप अपने पासबुक में आप मशीन से एंट्री करवाएं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो 100% ये गारंटी है कि आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जमा करने वाली जो मशीन है, जैसे चीट फंड कंपनियों की हम बात करते हैं कि वो लोग पर्ची लेकर जाते हैं, अपना जमा कराते हैं, चले जाते हैं। उससे निजात पाने के लिए अगर पोस्टल सर्विस की वो मदद लें तो उसमें ये गुंजाइश है। दूसरे ये कि आप
जो जमा होता है, जमा करने के लिए बैंक्स में है कि बैंक्स में आप सीधे जमा कर सकते हैं, मशीन में डाल सकते हैं। तो यहाँ आपके यहाँ वो आदमी क्लर्क लेगा, जो बैठा हुआ बाबू है वो लेगा, या मशीन में डालने की व्यवस्था? नहीं, वो जो बैठा हुआ बाबू है वो लेगा, लेकिन मशीन से आपका वो हो जाए, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होगा मशीन से। पहले होता था मैनुअल, हाथ से। तो वो जो लेता है, बाबू जो लेता है, वो उसको मशीन में डालता है, एंट्री करता है उसका? नहीं, वो पैसा कैश ले लिया, कैश ले लिया तो एंट्री करेगा वो पासबुक में थ्रू मशीन, थ्रू सिस्टम। नहीं, सिस्टम में जब वो एंट्री करेगा तभी ना पासबुक में चढ़ेगा। यही बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम में एंट्री करेगा थ्रू कंप्यूटर। हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में एंट्री करेगा। जैसे बैंक को ज्यादा समझते हैं आसानी से कि बैंक में इस तरह होता है, जैसे बैंक में होता है वैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में भी तो कैश जमा होता ही है, ऐसा थोड़े कैश जमा नहीं अच्छा होता है। दूसरी बात और है, अगर आप कैश नहीं जमा करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनेट की भी सुविधा हो गई है, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी हो गई है पोस्ट ऑफिस में। आप जाकर के जहाँ पे आपका खुला हुआ है अकाउंट, उसके बड़े डाकघर में, जिसको हम लोग हेड ऑफिस कहते हैं या जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वहाँ पे जाकर के आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो इन्फॉर्मेशन के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे देंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे कर सकते हैं। और पोस्ट इन्फो जो मैंने बताया वो आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और क्या स्कीम्स है आरडी के? हाँ, आरडी में आपको जैसा मैंने बताया कि मिनिमम 100 रुपीज और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, और नंबर ऑफ अकाउंट्स का भी कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये सब लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, ये जरूर करना चाहिए। बचत का आदत डालनी चाहिए हर व्यक्ति को। इसके अलावा हमारे यहाँ पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक बहुत अच्छी सुविधा है। जो एक मुश्त जमा करना चाहते हैं, जो एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक मुश्त बड़ा अमाउंट, तो आप पीपीएफ में जमा कर सकते हैं। उसमें अभी आपको इंटरेस्ट जो है 7.1% अभी मिलता है उसमें, और इसमें 500 रुपया मिनिमम है और मैक्सिमम साल में 1.5 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं। इसको आप ईएमआई की तरह भी जमा कर सकते हैं कि हर महीने 12,500 रुपये जमा कर दिया। इसमें सुविधा ये भी है कि सपोज करें कि किसी महीने में आपको 100 रुपया हुआ, जमा करना है 100 ही कर रहे हैं, 1,000 रुपया करना है 1,000 रुपया कर दिए, 2,000 करने हैं 2,000 कर दिए, पूरे साल मिला करके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। 5 साल के बाद इसमें जितना पैसा जमा है उस पर आप लोन भी ले सकते हैं या उसको बंद भी कर सकते हैं। ये 15 साल के लिए चलता है। ब्लॉक कितने दिनों साल के लिए होता है? ये आपको 3 साल के लिए ब्लॉकिंग पीरियड इसमें रहता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आवश्यक बात हो गई, जैसे पढ़ाई के लिए या किसी बीमारी के लिए, जैसा नियम में प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए आप बंद कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं। बंद करने से नुकसान क्या है? नुकसान है, अगर 3 साल के पहले करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलता है, और इसके अलावा उसमें आपको रिबेट, ये एक तरह से आप समझे कि पेनल्टी देना पड़ता है 1%। तो 15 साल अगर वो जो टाइम फ्रेम है वो 15 साल के बाद निकालते हैं जी, और 3 साल के बाद हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये विड्रॉ कर देते हैं, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? 3 साल ब्लॉकिंग पीरियड है। हाँ, तो ब्लॉक तो है, आपका ब्लॉक हाँ, है, बिल्कुल। हमको किसी कारण से उस पीरियड के बाद हमको निकालना पड़ गया, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमको इंटरेस्ट रेट में क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है, वो नहीं होगा। 3 साल पहले निकालेंगे तब नुकसान होगा। हाँ, 3 साल के पहले में। और 3 साल 15 साल में क्या डिफरेंस है? 15 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं, 15 साल के भी निकालते हैं, तो इंटरेस्ट रेट घट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बैंक्स में है कि 15 साल, ये 5 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, बैंक्स में जो सुविधा है पीपीएफ की, नहीं निकाल सकते। और 15 साल रखने से आपको कुछ ज्यादा मुआवजा, ये मैंने ये ब्याज दर वगैरह शायद है, शायद, आई डोंट नो, नहीं ऐसा नहीं जानकारी है, ऐसा नहीं है। खैर, दूसरे स्कीम्स के बारे में बताइए। तो पीपीएफ हो गया। हाँ, पीपीएफ में मैं ये भी बताना चाह रहा था कि 15 साल के बाद भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज करेंगे कि कोई अकाउंट है किसी व्यक्ति का और 15 साल वो चला और 15 साल के बाद उनको जरूरत नहीं है पैसे का, तो वो 15 साल के बाद फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, एक नॉमिनल इंफॉर्मेशन दे करके 5 साल के लिए फर्दर फिर वो आगे चला सकते हैं।
फिर उनको लगता है कि नहीं हम फिर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए कुछ स्कीम्स के बारे में बताइए। बच्चों के लिए इसमें लड़की जो हैं बच्चियों के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत अच्छा स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% अभी इंटरेस्ट रेट अभी है, और ये बच्ची का उम्र 0 से लेकर के 14 इयर्स तक के आप जमा कर सकते हैं, और 15 साल के लिए ये अकाउंट चलता है। 18 साल उम्र होने पे या 21 साल उम्र होने पे शादी के लिए, पढ़ाई के लिए आप पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन ये पैसा केवल बच्ची जिसके नाम से खोला गया है उसी के काम के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। अगर गार्जियन चाहेंगे, फादर मदर चाहेंगे तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। आफ्टर 18 तो वो एडल्ट है ना, एडल्ट है तो उसको भी अधिकार हो जाएगा निकालने का। हाँ बिल्कुल, वही निकाल सकते हैं, वही निकाल सकता है। हाँ वही निकाल। गार्जियन जिसने किया तो 18 साल के बाद जो है उसका वो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ वो खुद निकाल सकती है। नहीं, इसका ऐसा है ना, ये तो लड़की के लिए है, लड़कों के लिए भी कुछ है क्या? लड़कों के लिए अलग से कुछ नहीं है। अब जैसे आरडी मैंने बताया, आरडी अच्छा है, बचत कर सकते हैं, पॉकेट मनी से कर सकते हैं, अपना कुछ अगर काम कर रहे हैं तो उनसे कर सकते हैं। आरडी में सबसे बड़ी जो खासियत है आरडी की और सुविधाजनक है कि 100 रुपये से लेकर के आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है इसमें। 10 रुपये के गुणक में मिनिमम 100 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, और नंबर ऑफ अकाउंट्स का भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ट्रांसफ़र कराने की सुविधा सारे स्कीम्स में है। सपोज करें कि आज रांची में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा पढ़ रहा है और ये अपना आरडी खुलवा लिया, और ये इसका नौकरी लग गया, कहीं बाहर चला गया, या पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला गया, तो वो ट्रांसफ़र करा सकता है। या अब तो ऑनलाइन है, पूरी तरह डिजिटाइज्ड है, तो वहीं से सारा काम ऑपरेट कर सकता है, वो चाहे जहाँ भी हो। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, तो कोई भी बच्चा ये कर सकता है। मैं तो जोर देकर कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 5वीं क्लास से लेकर के और आगे, जो थोड़ी समझदार है, 5वीं क्लास का बच्चा तो समझदार, आजकल समझदार तो दूसरे तीसरे का भी है, लेकिन जो 5वीं वाले हैं वो 100 रुपया से अपना शुरू कर दें, महीने में 100 रुपया जमा करें पॉकेट मनी से, और देखिए 5 साल के बाद उनको अपने खुद, जिसको बोलते हैं कि खुद से कुछ करना है, अपने बचत से पढ़ाई के लिए अपना कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। और कोई स्कीम? अब आइए आपको सीनियर सिटीजन स्कीम जो है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है, ये सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा कर सकते हैं 15 लाख रुपया अभी, और कल से, आज 31 तारीख में हम लोग 31 मार्च में बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से इसमें आपको 30 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट भी शायद हो सकता है चेंज हो, अभी तो 8% है। इसमें सुविधा और ये है कि सपोज करें कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिटायरमेंट एज अभी भी 55 साल है, या 55 के उम्र में VRS ले लिया, तो वो भी जमा कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में। उसमें केवल क्राइटेरिया एक ये है कि रिटायरमेंट से 1 महीना के अंदर आप जमा कर सकते हैं। आज हमने आपको पोस्टल सर्विसेज के बारे में बताया, उसमें बैंकिंग स्कीम्स के बारे में बताया। हम इस मकसद के साथ आपके साथ बात करते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आप तो उसका लाभ लेंगे ही, जो नहीं जानते हैं उनको भी बताएंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।